Hello everyone, myself Dr. Ruchi Bhadwaj. I'm practicing in New Delhi as a Ayurveda fertility expert. So today discussing the main topic, how we can manage the gynecological disorders on OPD level. सो इन दिस सीरीज जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ओपीडी लेवल में क्यों बोल रही हूँ और ये थैंक्स टू यशाद फाउंडेशन एंड पूजा मैम जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया जिनसे हम स्टूडेंट्स या प्रैक्टिशनर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और एक गुड कनेक्शन के साथ साथ एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं कि कैसे प्रोफेशनली ग्रोथ किया जाए. तो एज ए बीएमएस स्टूडेंट ऑल यू रीड अ लॉट अबाउट आयुर्वेदा बट अगेन हमें सब पता होता है, शास्त्र पता होते हैं, बट उसको कैसे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लेके आना है, ये सबके लिए नया होता है. क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आते हैं ना, तो देर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग. हर कोई सोचता है कि अभी हमें और नॉलेज रिक्वायर्ड है, हम और नॉलेज की तरफ जाएं, उसको गेन करें, या कई बार सोचते हैं कि हमारा सेटअप छोटा है, हमें थोड़ा और बड़ा सेटअप चाहिए. सिर्फ ओपीडी लेवल पे हमें पंचकर्मा के लिए 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं. तो आज इसमें हम यही सब डिस्कस करेंगे बिकॉज व्हेन द पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ना, यू हैव ओनली 5 to 10 मिनट्स. आपको पेशेंट भी जज करना होता है, आपको काउंसिल भी करना होता है, आपको उसकी प्रॉब्लम भी सुननी होती है और मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करनी होती है. तो एट द स्टार्ट ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिस ना, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कैसे मैनेज करें. पेशेंट बाहर बैठा है या इस डिजीज का तो अभी तक मैंने पेशेंट नहीं देखा है, और ये ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है या होता है, ये हमेशा बिगनर्स के साथ होता है. हम भी जब स्टार्टिंग हमने किया तब हमारे साथ भी ऐसा ही होता था. बट एक चीज हमेशा याद रखिए, ओपीडी इज ऑलवेज द बैकबोन ऑफ यूर प्रैक्टिस. आप कहीं भी हैं, ओपीडी प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हो. और आज के टाइम में जो वर्चुअल ऑनलाइन कंसल्टेशंस हो रही हैं, तो वो तो बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म सबको मिल गया है. आप वीडियो कॉल पे कर सकते हैं. तो ओपीडी स्ट्रेंथनिंग आपकी होनी ही चाहिए. जब हम ओपीडी की बात करते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात आती है एक्सपोजर. स्टूडेंट्स को एक्सपोजर नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ बुक्स मिलती हैं. और सीधा फिर हम एक ऐसे पूल में होते हैं जहाँ पे समटाइम्स हम सोचते हैं हमें स्विमिंग नहीं आती एंड वी नीड टू स्विम. सो यस, इट इज हेयर स्पेशली इन आवर आयुर्वेदा फील्ड ना, बहुत कम प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं जो एथिक्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को एक सही मैसेज दे रहे हैं. आज के टाइम में इन्फ्लूजर, रील मेकिंग, देर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स. स्टूडेंट्स कंफ्यूज है. हम प्रैक्टिस पे ध्यान दें, हम संहिता पढ़ें, हमने जो कॉलेज में सीखा है हम उसको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लेके आए, या फिर हम पेशेंट देखें. क्योंकि डेफिनेटली पेशेंट भी जब आता है तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट और सारी चीजें चेक करता है. तो ओपीडी में डेफिनेटली आपको अपनी सोशल इमेज तो क्रिएट करनी ही पड़ती है. वो आप अगर फाइनल ईयर से भी स्टार्ट करेंगे अपने छोटे छोटे उससे, तो भी बहुत अच्छा है. आगे डिग्री के बाद हम प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें, सबसे बड़ा सवाल ये आता है. क्योंकि जब भी मैं मिलती हूँ ना किसी बडिंग वैद्य से, तो उनको यही रहता है, मैम इतना एक्सपेंस हो जाएगा या पेशेंट आ जाएगा डे 1 से. देखो, डे 1 से कोई पेशेंट नहीं आता है. आपको सबसे पहले जो स्टार्ट करना होगा वो होगा, डोंट ओवर प्रॉमिस रिजल्ट्स. आप अपने रिजल्ट्स को लेके ओवर प्रोमिसेस मत कीजिए, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है कि हाँ, हम कैंसर ठीक कर रहे हैं या आयुर्वेद में ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा. पेशेंट में फेथ बनाने के लिए उसको एक्चुअल चीजें बतानी पड़ेंगी, प्रैक्टिकल वे में उससे बात करना पड़ेगा. अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इस रेस में रहना है, या आप ये समझ रहे हैं कि आपका जो नेम है वो फेम बने, सो डेफिनेटली आपको एथिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ऑथेंटिसिटी के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो एथिकल प्रैक्टिस में क्विक फेम कभी नहीं मिलता है, टाइम के साथ मिलता है. सेकेंड, आप अपना आयुर्वेद का जितना टाइमलाइन है आपके ट्रीटमेंट का, वो पेशेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए. जब हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे माइंड में हमारे शास्त्र होते हैं. देखिए, शास्त्र बनाने वालों ने शास्त्र बनाया है, हमें रास्ता दिखाया है, बट रिसर्च करना हमारा काम है. हम जो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी चीज है. इसीलिए
रेगुलर बेसिस पे आप जो भी स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल वे में सीखें, आपको लग रहा है आपके पेशेंट यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मार्क करते हैं, या पेशेंट के ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ होते हैं, या फिर स्टाफ मैनेज नहीं होता, तो उन चीजों को हमें लिखना शुरू कर देना चाहिए और उन पे काम करना है। तो आपका जो नाम होगा वो आपकी प्रैक्टिस से बड़ा होता है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, नंबर ऑफ पेशेंट मैटर नहीं करते हैं, आपका नेम हमेशा रहेगा। तो उसको आप साथ में लेके चले, नेम को लेकर प्रैक्टिस करें, और आयुर्वेद को, एक्चुअल आयुर्वेद को लोगों तक हमें लेके जाना है, ये सब सोच के चलें। ओपीडी इज नॉट अबाउट राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, इट इज एक्चुअली अबाउट द क्लियर थिंकिंग। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंस क्या है आपकी थ्योरेटिकल प्रैक्टिस आयुर्वेदा और ओपीडी बेस्ड प्रैक्टिस में। और सेकंड, व्हाई कॉन्फिडेंस मैटर्स मोर देन नंबर ऑफ मेडिसिन। यस, इट इज नेसेसरी। आप एक मेडिसिन से भी बहुत सारी चीजें ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ वैद्य हमेशा एक गुड लिसनर होना चाहिए, एक गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, और एक अच्छा गाइड करने वाला होना चाहिए। यानी कि जब पेशेंट आया, आपने सीधा अपना नहीं सुनाना, कोई पैकेज नहीं देना जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है। आपको पहले उसे सुनना है, उसको ऑब्जर्व करना है, वो कितना पे कर सकता है। आपके क्लिनिक से कोई भी पेशेंट ऐसे ही ना जाए। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि वो ज्यादा पे नहीं कर सकता, नॉर्मल कंसल्टेशन आपने ले लिया, या समटाइम्स किसी को फ्री कंसल्टेशन का जरूरत है तो वो भी कर दिया है, बट आपने कुछ रेमेडी उसको बता दी है, या उसके लाइफस्टाइल में जो वो चेंजेस होने चाहिए, मैंडेटरी है, वो उसको बता दिए हैं, तो वो बहुत नेसेसरी है। या एक सिंपल सी ड्रग से आपको लग रहा है कि उसका स्किन डिसऑर्डर भी ठीक हो जाएगा, पित्त का शमन भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ पेशेंट लाइट भी फील करेगा, हम एक लघु विरेचन उसको घर पे दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको युक्ति आनी चाहिए। आप चाहे भले ही पेशेंट को नेक्स्ट डे फिर से बुला लीजिए, बट युक्ति लगाना जरूर सीखिए। तो ओपीडी एक ऐसी चीज है, स्पेशली अगर मैं वीमेन हेल्थ प्रैक्टिस की बात करूं, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई भी फीमेल वीकनेस नहीं होती है, सप्लीमेंट्स बहुत हैं, नॉलेज सबके पास है, बट एक्चुअल में हार्मोन डिस्टर्ब ज्यादा होते हैं। वो क्यों होते हैं? स्ट्रेस लेवल, करियर, अच्छा मैनेजमेंट ना होने की वजह से, या फिर सम टाइम्स भी ओवर कॉन्शियस होती हैं अपनी हेल्थ को लेकर, उसमें उनका स्ट्रेस लेवल अपने आप बढ़ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पेशेंट में जज करनी होती हैं। तो व्हेन द पेशेंट इज कमिंग इन द ओपीडी ना, जब वो एंटर कर रहा होता है, तभी आप उसके क्वेश्चन करने से, जब आप उसको सुनते हैं, वो कितना एंजाइटी दिखा रहा है, कितना अपनी डिजीज को लेकर या आपको लेकर इतने क्वेश्चंस कर रहा है, या आयुर्वेद पे उसको ट्रस्ट नहीं है, आप समझ जाते हो कि ये कौन सा प्रकृति है, वातज है, पित्तज है, तो वो सब आपको जज करना आना चाहिए। तो प्रकृति जो है, हम आयुर्वेद में अष्टविध परीक्षा पढ़ते हैं, अष्टविध परीक्षा में से भी हम नॉर्मल चीजें पेशेंट से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में, 5 से 10 मिनट की कंसल्टेशन में आप पेशेंट को दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा सब कुछ नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है कि मिनिमल टाइम में आप कैसे पेशेंट को से सब कुछ पूछें। तो पेशेंट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप नाड़ी देख सकते हैं ओपीडी में, और नाड़ी के साथ साथ आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, देन आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जीवा परीक्षण बहुत जरूरी है, मल मूत्र ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। तो आप अष्टविध परीक्षा में से इन चीजों को लेकर उसको बहुत अच्छे से उसका डायग्नोसिस बना सकते हैं। और जब आपको लगे कि दशविध परीक्षा नेसेसरी है, तो आप सबसे पहले रेड फ्लैग्स लीजिए कि आपको अगर कभी पेशेंट को रेफरल भी देना पड़े तो कहाँ पे जरूरी है। अगर उसको कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत हो तो डेफिनेटली एज ए वेद आपको, आपकी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप पेशेंट को सही गाइड करें। आजकल क्या है ना, मैं देखती हूँ कि पेशेंट आता है, जगह जगह से आता है, वो एक पैकेज के झोल में आता है, तो आयुर्वेद से उसका ट्रस्ट वैसे भी उठ चुका होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमें शुरू में ट्रस्ट को बिल्ड करना होता है। जब हम ओपीडी लेवल पे चिकित्सा प्लान करते हैं ना, तो देर इज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में आप मिनिमल मेडिसिन रखिए,
करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, एक अच्छी योग प्रिपरेशन, चाहे आप 2 मेडिसिन्स का योग बनाइए। जैसे कि अभी मैं आजकल हेवी ब्लीडिंग का पेशेंट है, तो लाक्षा है, लाक्षा वीकनेस भी दूर करेगी, एक तरह से कैल्शियम सप्लीमेंट भी है, उसके साथ-साथ लाक्षा ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करेगी। और एविपत्ति करचूर्ण है, जो कि आपको लगे कि पेशेंट को एक्ने आ रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप उसको उसका पित्त का शमन करना है, आप एविपत्ति करचूर्ण भी चला सकते हैं और पित्त का शमन भी होगा और साथ के साथ उसका साइकिल स्मूथ होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 2 तरह की मेडिकेशंस या योग प्रिपरेशन से आप पेशेंट को कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको मिनिमल मेडिसिन्स रखनी है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशंस रखने हैं और पेशेंट की दोषास के शमन पे ध्यान देना है और आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए व्हेन द पेशेंट इज एंटरिंग ना, और उसका पूरा जब आप अच्छे से सुनोगे कि कौन से दोष का एग्रीवेशन ज्यादा है या इम्बैलेंस है, या पेशेंट को आप होम रेमेडी भी बता सकते हैं, जैसे कि पित्त का शमन आपको करना है, आप उसको बोल सकते हैं पीरियड्स में बहुत पेन होते हैं, क्रैम्प आते हैं, तो सिर्फ सुबह के टाइम पर आप 1 चम्मच देसी घी लीजिए जिससे पित्त पैसिफाई होगा। तो ऐसी ऐसी चीजें पेशेंट को रिलीफ भी देंगी, टाइम कम लगेगा, उसका मनी कम लगेगा और वो उसका आप पे ट्रस्ट बहुत बढ़ेगा। एंड बिलीव मी, एक सही एडवाइस एक सही तरीके से देना, बीइंग अ वैद्य देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसको एक नॉर्मल दादी नानी के नुस्खों की तरह नहीं, आप पेशेंट को एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों हो रहा है, आपकी अग्नि कैसे डिस्टर्ब है, अग्नि को हम कैसे पैसिफाई कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से घी लेकर, या इस चूर्ण प्रिपरेशन से, या शाम के समय ये डिकॉक्शन पीने से, या सुबह हम जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेंगे, वात का शमन होगा। ये सब चीजें अगर आप पेशेंट को एक्सप्लेन करना सीख गए ना, आपकी काउंसलिंग बढ़ेगी, वो पेशेंट दोबारा आएगा, अपने साथ 4 पेशेंट लेकर आएगा और इसके साथ-साथ वो किसी भी मेडिसिन से नहीं ट्रीट होगा, उसको सिर्फ़ आपसे बात करके ही वो ट्रीट होगा। तो आपका भी जो ओपीडी लेवल पे स्टार्टिंग में मेडिसिन रखने का जो खर्चा है या बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपकी कम होगी। बट हाँ, आपका एक्सपोज़र जो आपने संहिताओं से लिया है, अभी आपने पढ़कर लिया है, उसमें आपको छोटे-छोटे अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस ना, स्टार्टिंग से ही आपको खुद चूज करना है कि आपका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है। आपका गायनी में है, आपका पंचकर्मा में है, आपका पेन डिसऑर्डर्स में है, आपका स्किन में है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी काउंसलिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। पेशेंट की सारी चीज़ों को आपको देखना है कि इस टाइप के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और हमें इस तरीके से काम करना है। इस डिज़ीज़ में मेरी स्पेशलाइज़ेशन में पेशेंट की मोस्टली ये कंप्लेंट्स होती हैं। तो उन चीज़ों को आप बैलेंस करेंगे। डोज़, टाइमिंग और अनुपान बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ उससे सही अनुपान ना होने से पेशेंट का आपका जो मेडिसिन देने का है शमन चिकित्सा में, वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो अनुपान सही हो, वो आप बहुत ध्यान रखिए। तो उसके लिए डेफ़िनेटली शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि ओपीडी लेवल पे जब हम बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, ऐसे मैंने क्यों मना किया? देखिए, ओपीडी सक्सेस इज नॉट गिविंग मैनी मेडिसिन, बट इट इज गिविंग द राइट मेडिसिन। मैंने बताया ना कि कैसे रेमेडी देकर भी आप पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं बन रही, उसको आप नॉर्मल बोल सकते हैं फिनल सीड्स का पानी आप पीजिए या गुड़ लीजिए, या उसको भी आप घी लेने को बोल सकते हैं, या एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया है, हमने लेखन करना है। आपको ये चीज का एक पता होना चाहिए कि कहाँ पे बॉडी को न्यूरिशमेंट की जरूरत है, यानी कि ब्रहण की जरूरत है, कहाँ पे लेखन की जरूरत है, कहाँ पे लंघन की जरूरत है। अगर आपको बोलना पड़े पेशेंट को कि आपको सिर्फ शाम का मील छुड़वा कर, आपकी युक्ति इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अगर रात को सिर्फ ये खाएंगे या लाइट मील लेंगे या मूंग दाल लेंगे, तो उससे भी आपको सुबह बर्फ नहीं आएगी या पूरा दिन आप लाइट फील करेंगे। या फिर आपको एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया है तो आपको लेखनी है, अदरक का काढ़ा पीना है, दालचीनी लेनी है जो कि लेखनीय है, एक्स्ट्रा लाइनिंग को शेड आउट करेगी। तो ये चीजें, ये हैक्स आपको अपनी युक्ति से बनाने पड़ेंगे अपने एक्सपर्ट फील्ड में। काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। काउंसलिंग के बिना आप जब तक पेशेंट को सुनोगे नहीं, ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक एक सही प्रैक्टिस हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब काउंसिल के बाद आता है
पथ्य जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप ये समझिए आयुर्वेद प्रैक्टिस बिल्कुल ही हमारी ना के बराबर है। अगर हम सही पथ्य पेशेंट को बताना सीख जाए ना, मोस्टली स्टोन डिसऑर्डर के पेशेंट आते हैं। पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत होता है, पर वो पालक खा रहा होता है, पत्तेदार सब्जियाँ ले रहा होता है, टमाटर खा रहा होता है। तो बस आप उसमें बोले मूली सवरस बहुत अच्छा है या ये है अल्कलाइन है, नेचुरल अल्कलाइन आपको लेने हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अभी मेरे पास क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। येस, एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया इट्स अ गुड टॉपिक, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इसके बाद हम आप क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। अभी मैं सिर्फ एक गाइडेंस देने के लिए मुझे लगा कि हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जो कि आजकल के प्रैक्टिसिंग न्यू वेडर्स वेडिंग वेडर्स मिस करते हैं। सबसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर इंक्रीजिंग। जैसे कि मैंने बताया, वीकनेस तो है नहीं, लोग सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं, अच्छी डाइट बहुत फॉलो करते हैं, कीटो डाइट्स लेते हैं, बट हार्मोनली डिस्टर्ब है बिकॉज वो अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं लेते। यहीं पे आयुर्वेद बाकी पैथी से अलग है। हमें बताना है कि आपकी बॉडी को क्या सूट करता है, आपकी बॉडी में आपके दोषास कैसे आपको सपोर्ट करते हैं, और अपने दोषास के अकॉर्डिंग अगर आप डाइट नहीं लेंगे तो कैसे। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं पेशेंट को कि जैसे कोई पेशेंट पूरे दिन में सिर्फ एक चपाती खाता है फिर भी वेट गेन करता है। कोई पेशेंट पूरे दिन में 5 से 6 चपाती खाता है पर वेट गेन नहीं होता। तो पेशेंट को हमें समझाना है कि कैसे वात और कफ प्रकृति डिफरेंट होती है। तो कैसे आप अपनी बॉडी में वाटर रिटेंशंस को रोक सकते हैं, मसल सोरनेस को रोक सकते हैं सिर्फ सही डाइट करेक्ट करके। पीसीओडी, हाँ, इरेगुलर साइकिल, इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्लीप डिस्टरबेंस है, और इसके साथ साथ पेशेंट्स करते हैं लेट मैरिजेस और लाइफस्टाइल बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है, और यहाँ पे होती है एक्चुअल में गायनी, आयुर्वेदा गायनी की नीड। गायनी इज द नीड ऑफ द आवर नाउ डेज, आयुर्वेदिक गायनी। तो इसमें क्या है, क्योंकि हम जो बाकी पैथी है ना, वो हमसे क्या डिफरेंट है, वो पेशेंट को ट्रीट नहीं करती। नाउ डेज वी आर सो लकी बीइंग अ वैद्य कि हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं ना, जब वे ओपीडी में आते हैं, कैन यू बिलीव सबसे फुलिश थिंग क्या होती है, पेशेंट को आईयूआई देते रहते हैं, आईयूआई पे आईयूआई साइकिल देते हैं, एंड पेशेंट का ट्यूब ब्लॉक होता है 3 साल से, और उसका लेटर ऑन एचएसजी टेस्ट करवाया जाता है जब उसको 5 से 6 आईयूआई साइकिल दे देते हैं। तो बाकी पैथीज में पेशेंट ट्रीट नहीं होता, उसका कोज ही नहीं देखा जाता इनफर्टिलिटी का, उसको सीधा आईवीएफ के लिए काउंसिल किया जाता है। तो ये मार्केट एक बिल्कुल डिफरेंट है, हम वैद्यास की मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है, हम आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स की मार्केट डिफरेंट है। हम रूट कोज पे ध्यान देते हैं, हम डे वन से पेशेंट को सोचते हैं इसको क्या होगा, कौन सा दोष है, कि किस वजह से है, हम युक्ति लगाते हैं। तो ये जो युक्ति हमारे आचार्य ने हमें वर्ड दिया है ना, ये बहुत सुपर्ब है, इसको कभी अपने दिल और दिमाग से नहीं निकलने देना। किसी और प्रैक्टिशनर वैद्य को देखकर सेम प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना। आपका पेशेंट अलग है, आपका माइंड अलग है। बिलीव मी, अगर आप अपनी चॉइस से काम करने लग जाएंगे ना, अपने माइंड से, तो आप जिसको भी देखकर आपने प्रैक्टिस शुरू की है, जो भी आपके आइडल है, आप उनसे भी अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट हाँ, युक्ति बहुत जरूरी है। तो आज के टाइम में जैसे कि मैंने बताया कि पेशेंट एलोपैथी में तो बिल्कुल ट्रीट नहीं होता, वहां पे सिर्फ आईवीएफ के लिए काउंसिलिंग हुआ तो होता है, या फिर पीसीओडी में सिर्फ हार्मोन ऑसिपी पिल्स दे दी जाती हैं, जहाँ पे पेशेंट का कंप्लीटली सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन कंप्लीटली पुअर हो जाता है, और अनमैरिड बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया जाता है इनफर्टिलिटी का पेशेंट बनने के लिए। यही मार्केट में हमें बात बतानी है कि कैसे आप कमर्शियल मार्केट में फंस रहे हैं, और बाद में जब पेशेंट रिपीटेड आईवीएफ फेलर होते हैं ना, तो बिलीव मी, उनको यही बोला जाता है कि आप लाइफस्टाइल सुधारिए, आप योगा कीजिए, बिकॉज उन लोगों के लिए आयुर्वेद सिर्फ लाइफस्टाइल, डाइट और योगा तक है। उनको नहीं पता कि आयुर्वेद कैसे उत्तर बस्ती से यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग करता है, कैसे डाइट करेक्ट कर कर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपका हार्मोन्स ठीक करता है, और कैसे आयुर्वेद में इतनी अच्छी योग प्रिपरेशन है जो आपकी हैवी ब्लीडिंग या पीसीओडी या ओवरी स्टिमुलेशन के इश्यूज को करेक्ट करती है। तो ये मार्केट बहुत बड़ी है।
अब हम बात करते हैं, सॉरी एक्चुअली मेरे लैपटॉप का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो मुझे आप लोगों से ना कुछ पीपीटी भी शेयर करनी थी, जिसमें मैं शेयर करूँगी, जो हमारा अभी ये प्लेटफ़ॉर्म है, पूजा मैम आप लोगों से ग्रुप में शेयर करेंगी बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट के रिज़ल्ट और पीपीटी आप लोग देखना। मेरे कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेज़ भी हैं, जिसमें हमने हाइड्रोसल्फिंक्स और ट्यूबल ब्लॉकेज पे लिखा हुआ है और कैसे उसका शमन औषधि किया और कैसे उसमें उत्तर बस्ती किया। अब बात करते हैं कि कैसे आयुर्वेदा प्रैक्टिस इनफर्टिलिटी केसेस में या गायनी में स्टार्ट की जाए। देखो, गायनी फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत सारी डिजीजेस है। उन सारी डिजीजेस के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो मार्केट में है, मैंने बताया, आईवीएफ की मार्केटिंग है। तो अगर आज के टाइम में कोई वैद्य चुप बैठा है ना, वो गायनी में प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो वो, मैं बोलती हूँ कि वो एक तरह से उन लोगों को मार्केट दे रहा है अपनी। क्योंकि लोगों को सही गाइडेंस की जरूरत है, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको रूट कॉज के सॉल्यूशन की जरूरत है। उनको आपकी आवाज उन तक जानी चाहिए कि हाउ वी आर डिफरेंट। ओके, यस, बट आई कांट शेयर द पीडीएफ हियर। आपको ग्रुप में ले लेंगे, जैसे भी होगा वो बात जो भी कोऑर्डिनेटर है आपसे करेंगे और आप तक पीपीटी शेयर होगी, डोंट वेरी। और अब हम बात करते हैं कि आगे की प्रैक्टिस क्यों आपको करनी चाहिए। मैं ये बोलती हूँ कि जितने भी प्रैक्टिशनर है ना आयुर्वेदा के, अगर सभी गायनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे ना, तो नंबर ऑफ पेशेंट ऐसे हैं कि किसी का क्लिनिक खाली नहीं होगा। क्योंकि लोगों तक सही मैसेज नहीं जा रहा। जब 13 साल की लड़की को मीनार डिस्टर्ब होता है ना, तो उनको वहीं पर ओसीपी पिल दे दी जाती है। या बच्चा स्कूल जाना बंद कर देता है पीसीओडी या मीनार की साइकिल डिस्टर्ब होने के बाद, क्योंकि उसको हैवी ब्लीडिंग होती है, उसको मैनेज नहीं होती। आयुर्वेद में हमारे इन सारी जो उसकी आर्थव पे काम करेगी, जो उसकी रज पे काम करेगी, वो तो औषधि तो है ही। बट हम इसमें शंख पुष्पी या मेध्य रसायन देकर भी बच्चे को कैसे हम उसको शांत करते हैं, ये हमें पता है। उसके साथ साथ काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ से लेके मीनार से लेके कितने ही बच्चे होते हैं, 12 साल की एज में पीरियड्स आया और फिर पीरियड नहीं आया और 1 साल तक नहीं आया। उनको ये बताया ही नहीं जाता 15 ईयर्स तक, 16 ईयर्स तक कि पीरियड्स आना कितना जरूरी है। मॉडर्न साइंस की वही बातें बोल दी जाती हैं कि हाँ, शुरू में ऐसा होता है, इम्बैलेंस होता है। कई प्रैक्टिशनर्स, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स भी ऐसा बोल देते हैं, बट ये हम जानते हैं कि कैसे हमारे शरीर में आमा डिपॉजिट होता है, जो नहीं जो चीज निकलना चाहिए बॉडी से वो नहीं निकल रहा, तो वो बच्चे को डिप्रेशन भी देगा, स्लीप भी डिस्टर्ब करेगा, एक्ने भी करेगा, हेयर फॉल भी करेगा। तो यही काउंसिल की जरूरत होती है, पेरेंट्स तक बताने की, बच्चे तक बताने की। बच्चे सोचते हैं कि पीरियड नहीं आ रहा, सही है, पीछा छूटा। तो उन तक भी ये नॉलेज देने की जरूरत होती है कि नहीं, पीरियड नहीं आ रहा तो इट कैन कॉज अ बिग डिजीज इन योर बॉडी। फ्यूचर में आपके बच्चे के लिए कितना नुकसान है, कैसे एक्ने या आपकी ब्यूटी इससे खराब हो सकती है, या कैसे मूड स्विंग की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, आपकी मेमोरी जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगी, या आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा, आप इरिटेट रहोगे। तो ये चीजें हमें समझानी है। साथ के साथ योग प्रिपरेशन हमेशा ऐसी डिजीज में हमें पेशेंट को ऐसी ही देनी है कि जो ना सिर्फ उसकी फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ पे काम करे। इसमें हम बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे को मेडिटेशन से लेके भ्रामरी से लेकर, और हम उसको सिर्फ सनलाइट में बैठना बताएंगे, वहां से भी वो क्योर होना शुरू होगा। और ये सब हमारी आयुर्वेद चिकित्सा में बताया गया है, कैसे सही दिनचर्या हमें ना तो डिजीज आने देती है, अगर डिजीज है भी इंटरनली और हमें नहीं पता, तो वो भी क्योर करती है। तो यहाँ पे मैं डिजीज बोल रही हूँ, आयुर्वेदिक नेम नहीं ले रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे मुझे नहीं पता कितने प्रैक्टिशनर्स सिर्फ संहिता या प्राइवेट कॉलेजेस से हैं, तो मैं एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, सो दैट आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर दे सकूं और आपको पता चल सके कि हम किस उस पे बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिक से पहले डॉक्टर के दिमाग से शुरू होती है, यस। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों को खुद ही डिसाइड करना होता है आपका प्रैक्टिस ऑफ फील्ड क्या होना चाहिए, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, ना कि ऐसा कि
कोई भी कर रहा है, जिसने वो शुरू कर दिया या जिसका सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोवर्स हैं, उसको देखकर हमने वही प्रैक्टिस शुरू कर दिया। हम बात कर रहे थे गायनी की, और मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जितने भी प्रैक्टिशनर वैद्यास हैं ना, सभी स्टार्ट करेंगे तो हमारी मार्केट बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑलरेडी अदर पैथीज ने उसको कमर्शियल मार्केट बना दिया है। जितने आईवीएफ सेंटर्स है ना, आप जाके देखोगे कोई पेशेंट बहुत ही कम आपको ऐसे मिलेगा कि जिसका फर्स्ट साइकिल सक्सेस हो गया। मोस्टली सेकंड फेलर, थर्ड फेलर, ऐसे साइकिल्स लेके बैठे होते हैं, और 2-3 साइकिल के बाद पेशेंट जब आता है ना आयुर्वेद के पास, तो सीरियसली, और उसको पता चलता है कि सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से मैंने लेप्रोस्कोपी करवा लिया जो कि नहीं खुला, सिर्फ ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से मैंने आईवीएफ की 2 साइकिल ली जो कि सक्सेस नहीं हुई, और अब मुझे आयुर्वेद से ट्यूब भी खुल गई और कंसीव भी हो गया। तो ऐसे केसेस बहुत होते हैं। तो मेरे प्रैक्टिस में जो मेरा मेन है गायनी का, मैं मेनार्की से लेके मोनोपॉज तक पेशेंट देखती हूँ। जिसमें कि मेनार्की मैंने बताया कि उसमें मेधा रसायन चलाने बहुत ज़रूरी है। वहीं पर जब पेशेंट एक रिप्रोडक्टिव सही एज में आता है, तो उसको इवन आप मेनार्की में पेशेंट को मेंस्ट्रुअल हाइजीन की भी इम्पोर्टेंस बताना सीखिए कि कैसे योनि शोधन बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चों को कैसे-कैसे इन दिनों में डाइट देनी चाहिए, हाई रिच आयरन डाइट कैसे ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ मैंने बताया कि मेधा रसायन तो बच्चों को चलाने ही चाहिए, बिकॉज़ आज के टाइम में स्टडी का इतना बच्चों के ऊपर ओवर प्रेशर होता है। फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, और पीरियड्स के दिनों में मूड स्विंग एंड अदर इश्यूज। हम बोलते हैं पीसीओडी में रात को 10 बजे सो जाओ, बट बच्चा नहीं सो पाएगा बिकॉज उसको स्टडी करनी है, नेक्स्ट डे उसका एग्जाम है। तो बहुत सारे हैक्स हमें उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग युक्ति लगानी पड़ती है। और वो जब आपका पेशेंट आपके सामने होगा, आप उससे कनेक्ट होगे, और आप आयुर्वेद से कनेक्ट रहोगे, तो युक्ति आप अपने आप बना लोगे। उसके बाद बात करते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में सबसे बड़ा आजकल नेम है पीसीओडी। पीसीओडी जिसमें फिर से कमर्शियल मार्केट सबसे ज्यादा, हमारे कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा, अदर पैथी सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, और वो भी सिर्फ ओसीपीपी पिल्स पर। उसके साथ साथ पेशेंट को कई बार प्रोजेस्टेरोन दे देते हैं, अननेसेसरी टेस्ट करवाते हैं, उसकी लाइफस्टाइल पे कोई काम नहीं करता। पेशेंट को बताना है कि जब आपका 1 या 2 साइकिल ही इरेगुलर हो, तभी इट इज़ अ नीड अ कॉल कि आप एक सही आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर तक पहुँचे, आप अपना लाइफ़स्टाइल और डाइट ठीक करें। कई बार पेशेंट ओबेस होता है, बचपन से ओबेस होता है। और ओबेस पेशेंट में बहुत सारी चीज़ें ये आती हैं कि वो बोलता है कि मैम मेरे को तो बचपन में भी ऐसा ही होता था, 6 महीने में पीरियड्स आते थे। तो वहाँ भी आपको युक्ति लगानी होती है, आपको उसके पित्त का शमन करना है। उसके बाद आप जब शमन औषधि से आप उसकी पित्त पे काम करेंगे, डाइजेशन अच्छा होगा, अग्नि अच्छी होगी, तो ही उसका वेट रिड्यूस होना शुरू होगा, क्योंकि वो स्टबर्न ओबेसिटी होती है। मेद धातु उसपे बिल्कुल, मेद और कफ धातु का संचय हो चुका होता है, और बहुत सारी चीज़ों पे आपको काम करना होता है। आपको पेशेंट को रेमेडीज़ के साथ-साथ वो आपके शरीर पे कैसे काम करेगा, सिर्फ़ गुनगुना पानी पीना आपके शरीर पे कैसे काम करेगा, ये सब समझाना होगा। जहाँ आप चीज़ों को नहीं समझा पाएँगे ना, वहाँ पे पेशेंट ये समझेगा कि ये तो सिर्फ़ रेमेडी वाले गुरुजी हैं। तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप उसको आज का टाइम ऐसा है, मॉडर्न एक्सपेक्ट और उसको प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट सारे समझा सको। तो उन चीज़ों पे आपकी पकड़ ज़रूरी है, और वो धीरे-धीरे शुरू होगी। जब आप हर चीज़ प्रैक्टिस करने का सोचेंगे ना, तो नहीं होगी। जब आप एक स्पेशलाइज़ेशन डिसाइड कर लेंगे ना, तो उस पर होगी। क्योंकि उसमें आपको आपकी डिज़ीज़, आपके जो आस-पास डायग्नोसिस बनाने का काम होगा, वो आपको मिनिमल दिखाई देगा, बट आपके ऊपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करने को आपके पास टाइम होगा। तो जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके पढ़ोगे, उस पे काम करोगे, सो डेफिनिटली आपको रिजल्ट भी मिलेगा एंड पेशेंट भी सेटिस्फाई होगा, और उसके बाद पेशेंट टू पेशेंट बनेंगे। आगे हम बात करते हैं पीसीओडी के बाद। मैंने बताया पीसीओडी में हम कैसे वीक डाइजेशन को करेक्ट करते हैं। पेशेंट का देखते हैं लीन पीसीओडी है या आपका ओबेसिटी पीसीओडी है। कैसे हमने धातु पे काम करना है, और कैसे हमने पेशेंट के डाइजेशन पे काम करना है, अग्नि पे काम करना है। और कई बार लीन पीसीओडी होता है। लीन पीसीओडी में बच्चे अंडरवेट होते हैं ज्यादातर। ऐसे केसेस में अगर हिडन कॉज हम देखें तो एंडोमेट्रियोसिस भी समटाइम होता है, यानी कि वात भी मिसप्लेस होता है। तो वात को करेक्ट करने के लिए आप सिर्फ उसको घी बताएंगे,
स्नेह पान बताएंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। या पेशेंट को आप बताएंगे कि कैसे गर्म पानी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो सिर्फ रेमेडीज के साथ साथ आपकी अच्छी योग प्रिपरेशन पेशेंट को बिल्कुल करेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं पीसीओडी के बाद इनफर्टिलिटी कैसे बढ़ती है। इनफर्टिलिटी के केसेस में 60 to 70% जो साइलेंट इनफर्टिलिटी है, जिसपे एलोपैथी साइंस कभी ध्यान नहीं देती, वो है ट्यूबल ब्लॉकेज। एंड बिलीव मी, इतने पेशेंट हैं, पेशेंट को पता ही नहीं होता, उनको लगता है कि हमें कभी ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ। और जब वो शादी के बाद बेबी प्लान कर रहे होते हैं तो ही उनको पता चलता है एचएसजी टेस्ट के बाद कि हाँ, ट्यूब आर ब्लॉक्ड। तो वो उसका ट्रीटमेंट लेते हैं और एलोपैथी में बोला जाता है कि लेप्रोस्कोपी करवाइए। लेप्रोस्कोपी जो कि सिर्फ एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, जो कि दूरबीन जब आपके पेशेंट के पेट में जाती है तो वो सिर्फ घूमकर 360 पर यही देख पाती है कहाँ तक स्कारिंग है, ब्लॉकेज है या थोड़ा थोड़ा रिमूव, बट रूट कॉज पे काम नहीं होता। अब वहां भी क्या है, कफ का और वात की वजह से ट्यूब कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। एलोपैथी में जो कारण बताए गए हैं वो बहुत ही नॉर्मल हैं, जैसे कि ट्यूबल ब्लॉकेज में बताया जाता है कि पेट की सर्जरी पुरानी हुई है तो डेफिनेटली स्कारिंग, या पुरानी प्रेगनेंसी है तो स्कारिंग की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, या फिर टीबी के बैक्टीरिया की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, या पुराना कोई इन्फेक्शन होता है पेट का, या पीआईडी होता है तो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। बट आयुर्वेद उसको वातस और कफस व्याधि मानता है। जहां ब्लॉकेज होती है हम कफ को कॉलरेट करते हैं, वहीं पे जहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं चीजें, वहां पे भी हम वात का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। तो हमें वात और कफ दोनों पे काम करना है। हमें शमन औषध ऐसी देनी है, हमने पेशेंट को रेमेडी ऐसी बतानी है। वात और कफ में दोनों में गुनगुना पानी बहुत अच्छा है, या पेशेंट हल्दी का काढ़ा ले या अदरक का ले, अदरक कफ का भी शमन करती है और ब्लॉकेज को भी रिमूव करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पेशेंट को बता सकते हैं। उसके अलावा शमन औषध बहुत काम करती है। शमन औषध में हम लेखनीय ड्रग्स लेंगे। अब ऐसे पेशेंट बहुत आते हैं युक्ति लगाने की, जहां मैं बात कर रही हूँ, एक तरफ उसे ट्यूबल ब्लॉकेज है, आपको लेखनीय देना है, दूसरी तरफ उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी थिन है, यानी कि उसकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है यूट्रस की, वो थिन है। अगर हम लेखनीय देंगे तो वो भी और शेड आउट होगा, वहां पे ब्रेन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे युक्ति काम आती है। तो ऐसी उसमें हम पेशेंट को वैसे स्थानिक चिकित्सा देंगे, यानी कि स्थानिक लेखनीय देंगे हम, क्षार तेल से, कासिस तेल से, कुमारी तेल से उत्तर बस्ती देंगे जो कि ट्यूब तक पहुंचेगा। और साथ में हम खाने की शमन औषधि ऐसी देंगे, फलघृत वगैरह, जो कि उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे काम करेगा, जो कि ब्रेन का काम करेगा। तो ये युक्ति लगाना जैसे जैसे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसान है। मेरे पास बहुत सारे कलीग्स के या स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मैम आप कौन से ऑयल से उत्तर बस्ती कर रहे हैं, या पेशेंट को ये है इस ऑयल से कर दें। ये भी आप युक्ति से सीखते हैं, ये भी आप अपनी प्रैक्टिस से सीखते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार पेशेंट को एयर बबल्स होते हैं, उसमें हम वात का ही इन्वॉल्वमेंट मानते हैं। कई बार पेशेंट को हम देखते हैं कि टीबी एक्चुअल में होती है, यूट्राइन टीबी होती है, उसमें यष्टि मधु जो कि बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल भी काम करती है और पित्त का भी शमन करती है, यष्टि मधु ऑयल से देते हैं। तो ये युक्ति धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से करोगे, जब आपका एक एक केस सक्सेस होगा ना, वो एक केस आपको आने वाले 100 केसेस के लिए कॉन्फिडेंस देता है। और हाँ, युक्ति लगाना बंद नहीं करना। युक्ति, हाँ, मैंने बताया कि हमारे आचार्यों ने हमें टेक्स्ट दिए, एक गाइडेंस दी, एक रास्ता दिखाया, बट अभी रिसर्च हमें ही करना है। हमारी आयुर्वेदिक रिसर्च वैसे ऑन पेपर बहुत ही वीक है, गवर्नमेंट अभी सपोर्ट नहीं कर रही, अब सपोर्ट आया है, लेट्स सी। बट हम लोगों का भी ये सोशल ड्यूटी बनता है कि कैसे करें। क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मैम वेयर टू लर्न दिस। यस, देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैंने बोला ना आपको कि ये आप करो, स्टार्ट करो, ओवर प्रोमिस से स्टार्ट मत करो। लिटिल बिट जितना आपको नॉलेज है उसको प्रैक्टिस में लाओ, और स्टार्ट करते करते आप कब एक्सपर्ट हो जाओगे, इट विल टेक टाइम, आपको खुद नहीं पता चलेगा, और आप एक्सपर्ट होगे। सक्सेस जरूर मिलती है जब आप एक सही माइंड से, युक्ति से चलेंगे और एथिक के साथ प्रैक्टिस करेंगे, सो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। आपको खुद नहीं पता चलेगा 4 to 5 years में आप कितना ग्रो कर गए, आपकी इस डिजीज पे या इस स्पेशलाइज फील्ड में इतनी अच्छी पकड़ बन गई। अब बात करते हैं
गायनी क्लिनिक कैसे स्टार्ट करें? ओपीडी लेवल पर। देखिए, ओपीडी लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बोला ना कि अगर हर वैद्य प्रैक्टिस करेगा ना, तो भी सबके क्लिनिक पर भीड़ होगी। क्योंकि गायनी में डिसऑर्डर इतने हैं, मेनार्की से लेके मेनोपॉज़ तक। एवरीवन नीड अ एक्चुअल गाइडेंस। मदर है, बच्चे के लिए सही चाहती है। वो चाहती है, हाँ, जितना पैसा लगे मैं पे करूँगी, ना मेरे बच्चे की बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट हो और उसकी बीमारी सही से ठीक हो जाए। फीमेल है, वो अपनी इनफर्टिलिटी या एनी हाउ बच्चा चाहती ही है। कपल है, उनको कैसे भी सक्सेस लेनी ही है। जब कोई कपल आईवीएफ फेलर करवा के आता है ना, आप सोचिए वो इतना टूट चुका होता है, नॉट इवन मेंटली बल्कि फाइनेंशियली भी। तो उनको आयुर्वेद बहुत सपोर्ट कर सकता है। तो आयुर्वेद में वमन है, हम जनरली ओपीडी में नहीं करते, बट मैं करवाती हूँ। देखो, वमन कर्म में हम पेशेंट को कि उस पे भी ध्यान देंगे कि हाँ, हम साथ के साथ वात का अनुलोमन कर रहे हैं। अब आईपीडी में पेशेंट एडमिट होता है तो उसको नीरू अनुवासन हम देते हैं। बट घर पे कैसे दिया जाए? पेशेंट तो सिर्फ वमन करवाने आएगा, आपको डे बाय डे उसका स्नेहपान करवाना है। जैसे भी पेशेंट की प्रकृति है, जो उसका बल है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्नेहपान का डोज रखना है। बट हाँ, जो काल है वो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके साथ-साथ उसको प्रिकॉशंस ज़रूर होने चाहिए वमन में, यानी कि गुनगुना पानी ही पीना है, ठंडा या फ्रिज का खाना नहीं खाना। तो ऐसी प्रैक्टिकली आप बहुत सारी चीज़ें, मेरे सारे वर्किंग पेशेंट वमन आराम से करवा लेते हैं। और आप मानो कि मैं 1 महीने में 10 से 15 वमन मेरे यहाँ होते हैं। वमन कर्म इतना इफ़ेक्टिव है, बिलीव मी। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में पेशेंट अगले 2 से 3 महीने में कंसीव कर जाता है। बीज शुद्धि होती है। उसके साथ-साथ जितने पेशेंट ऐसे होते हैं ना, जिनको आप कुछ भी कर लो, रूबेला, चिकन पॉक्स कभी बचपन में हुआ है, रिसेप्टिविटी पुअर है, और उनका जब हम आईजीजी लेवल करवाते हैं, जिसको एलोपैथी साइंस बिल्कुल नहीं मानता, वे लोग बोलते हैं तो एंटीबॉडीज है और इतना तो रहेगा ही, आईजीजी इतना ही रहेगा, और जब आईजीएम होगा ना, तो हम ट्रीट करेंगे। एंड उसमें वो पेशेंट को आईवीएफ साइकिल पे आईवीएफ देखते रहते हैं, जबकि उसका रुबेला जो चीज उसकी 12 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, बढ़कर उसकी 250, 300, 400 होती है। यानी कि बॉडी में पित्तो है बहुत ज्यादा एक्सेसिव, वायरल लोड दिखा रहा है, अगर एलोपैथी की भाषा में बोले। बट वे लोग उसको ट्रीट ही नहीं करते हैं, उस पे सीधा इम्प्लांटेशन पेशेंट को देते हैं, और इम्प्लांटेशन फेलर होता है तो एम्ब्रॉय ट्रांसफर कर देते हैं। और जब तक यूट्रस का माहौल नहीं नॉर्मल होगा, तब तक वो एक्सेप्टेंस लेगा ही नहीं, वो इम्प्लांटेशन लेगा ही नहीं, वो इम्प्लांटेशन सक्सेस नहीं होगी। सो देयर आर सो मेनी केसेस अबाउट दिस ना। हम वमन करवाते हैं, उसके बाद सडनली पेशेंट को हम विरेचन भी देते हैं, और डेफिनेटली वो क्योर भी होता है। एंड उसका जब हम वमन के बाद हम पेशेंट का करवाते हैं ना आईजीजी लेवल, वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है। और साथ के साथ उसको पित्त शमन के लिए हम एविपत्तिका चलाएं, या जो भी मतलब उसकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होता है, हम वो उसको करवाते हैं। तो सोचिए कि कितना इफेक्टिव है पंचकर्मा, बट सही तरीके से। हम अगर यही सोचते रहे कि नहीं, पेशेंट का ऐसे ही होना है, वो एडमिट ही होना चाहिए, या शाम को घी पान के बाद ऐसे ऐसे नहीं होगा। आपको ओपीडी लेवल पे मैनेज करना आएगा, आना चाहिए, युक्ति लगानी है। तो वात शमन के लिए आप रेगुलर मेडिसिन भी उसको देंगे। आप एरंड भ्रिष्ट हरित की दीजिए, जो अच्छा वात शमन करेगी। एरंड आपका ऑयल भी हो गया, और हरित की वैसे भी काम करेगी, रेजुवेशन पे, सेल्स पे भी काम करेगी। तो रेगुलर वात अनुलोमन होगा, और उसके बाद आपका वमन भी सक्सेस होगा। तो डोजेस पेशेंट की उसके अकॉर्डिंग रखिए। तो ओपीडी बेसिस पे वमन भी पॉसिबल है, विरेचन भी पॉसिबल है, और बाकी तो रक्त मोशन और नस्यम और बस्ती तो आप देते ही हैं। एनीवेज, इसके बाद बात करते हैं इनफर्टिलिटी में। मैंने आपको ट्यूबल ब्लॉकेज का बताया कि उत्तर बस्ती बहुत इजीली आप कर सकते हैं। स्थानिक चिकित्सा युक्ति के साथ ही आप मेडिसिन को चूज करेंगे। पहले पेशेंट की ट्यूब क्यों ब्लॉक हुई, कौन सी एज में हुई, किन कारणों से हुई, वो आपको पता होना चाहिए। वो कई बार पेशेंट नहीं बताता। मैरिड पेशेंट होता है, वो अपनी फैमिली में, ससुराल में नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि कभी मुझे बचपन में टीबी थी। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोई ना कोई कारण तो रहेगा या रहा होगा। तो आपको पित्त शमन चलाना ही है ट्यूबल ब्लॉकेज में। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, जब आप प्रैक्टिस में आते हैं आप सीख जाओगे। पेशेंट ही हमें सिखा देता है, वही हमें पढ़ा देता है। हमारे बोलते हैं ना, एक गुरु हमारे शास्त्र है,
दूसरे गुरु जिन्होंने हमें पढ़ाया, एंड तीसरे गुरु सही में हमारे पेशेंट होते हैं, हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। एनीवेज, उसके बाद पेशेंट के साथ आते हैं फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स, जो एक 38-40 की एज में मोस्टली फीमेल्स फेस करती हैं, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, एंड दैट वाज द सबसे वर्स्ट कंडीशन जो कि कोई भी पैथी ट्रीट नहीं कर पा रही है, एंडोमेट्रियोसिस आज के टाइम में। आप मानोगे एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट इतना परेशान होता है, मेरे पास इंटरनेशनल कंसल्टेशन तक होते हैं, एंड पेशेंट वाज लाइक कि कुछ भी कर दो, आप कितना भी पैसा ले लो, मुझे ट्रीट कर दो। और वहां से उनको मिलता है ऑप्शन सिर्फ सर्जरी। एक सर्जरी करवाई, पेशेंट ने 10 to 15 डेज रेस्ट किया, अगली बार जब साइकिल आया फिर से उतना ही एंडोमेट्रियोसिस, उतना ही स्कारिंग, वहीं तक रेक्टम तक चिपका होता है। इतना पेनफुल होती है ये डिजीज, जिसमें पेशेंट मेंटल अपना लेवल बिल्कुल लूज कर चुका होता है, मनी भी वेस्ट कर चुका होता है, और अपने बॉडी के साथ भी 2-3 सर्जरी करवा चुका होता है। वहां पे होती है हमारी जरूरत। हम पेशेंट को बताएं कि आपका बॉडी टाइप क्या है, हम पेशेंट को बताएं कि कैसे आपका वात अभी तक बैलेंस में नहीं है, हम उसे बताएं कि कैसे इतना सा स्ट्रेस आपको यहाँ तक ला रहा है, और डाइट कितनी जरूरी है, क्योंकि डाइट के नाम पर वो एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन में जहाँ पे वात उनका सही से पेसिफाई नहीं है, भर भर के सैलेड खा रहे हैं, रात को कर्ड ले रहे हैं, स्मूथीज ले रहे हैं, तो सिर्फ इतना सा चीजें करेक्ट कर कर ही पेशेंट को 40% पेशेंट्स को हम रिकवरी दे देते हैं। और उसके साथ साथ सही औषध का सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली देखिए, आयुर्वेद गाइनिंग में ना औषध बहुत बहुत मैटर करती है, बट सही सिलेक्शन के साथ। लाइक वीकनेस है, पीरियड्स पेन है, मैंने आपको बताया लाक्षा भी बहुत अच्छा काम करता है, एक चुटकी मतलब आप चूरन, लाक्षा चूरन की भी डालोगे तो भी। हिंगू त्रिगुणादि बहुत अच्छा काम करता है, सिर्फ नॉर्मल कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। अच्छे से पीरियड्स खुल के नहीं आ रहा, स्कैंटी आ रहा है, हमारा अविपत्तिक और हिंगवाष्टक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मेडिसिन प्रिपरेशन भी आप प्रैक्टिस के साथ सीखते हैं, टाइप ऑफ पेशेंट में आप सीखते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस से हम आगे बढ़ते हैं, इसमें डाइटरी प्रिकॉशंस बहुत जरूरी है। और जो सबसे बुरा होता है ना, पेशेंट भर भर के डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि जो हमारा सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट का वही करप्ट है, और वही हमें एंडोमेट्रियोसिस कर रहा है। उसे पता ही नहीं होता कि एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली वर्ड कैसे बना, और कैसे इसमें बात इतना इन्वॉल्व है। तो वो सारी चीजें हम उन्हें सिखाते हैं, रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। एटलीस्ट मान लो एंडोमेट्रियोसिस का, एडिनोमाइसिस का साइज इतना बड़ा होता है, पेशेंट को सर्जरी करवाना भी पड़े तो दोबारा रिकरेंस से हम बचा सकते हैं। और पेशेंट को वो चीज क्लियर करके चलो कि यहाँ पे मैं आपको दोबारा नहीं होने दूंगा, रिकरेंस से बचा लूंगा, या ये जो साइज है आपका ये यहाँ तक ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। एनीवेज, अब आगे बात आती है मोनोपोज तक लेके। मोनोपोज में फीमेल्स को हॉट फ्लैशनेस, हेयर फॉल, मेलेज्मा, या नींद ना आना, एंजाइटी बहुत ज्यादा, और ये सारी चीजों में हमारा पंचकर्मा, शिरोधारा, शिरोबस्ती, अभ्यंगम तो है ही, नस्यम तो है ही, उसके साथ साथ फिर से हमारी औषध प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है। तो एस्ट्रोजन एकदम से बॉडी में बहुत बढ़ चुका होता है, और पेशेंट भर भर के डेयरी प्रोडक्ट ले रहा होता है। वहीं पर आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है। पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस का पेशेंट, मोनोपोज का पेशेंट, जहाँ पे ऑलरेडी एस्ट्रोजन इम्बैलेंस है, ओवर द काउंटर शतावरी लेके खा रहा है, उसको ये नहीं पता कि एक्सेसिव एस्ट्रोजन से ये हो रहा है, और शतावरी इज अ गुड सोर्स ऑफ द नेचुरल एस्ट्रोजन। तो वो एस्ट्रोजन खा रहा होता है एंडोमेट्रियोसिस में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। एक तो जो ओवर द काउंटर जितनी भी हमारी मेडिसिन मिलती है ना, हमें आयुर्वेद की, उसको देकर लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए कि ऐसे नहीं लेना है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है, और आपको अपनी बॉडी वेट और अपने दोषास के अकॉर्डिंग ही मेडिसिन खानी है। ये चीज का अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो मोनोपॉज के भी पेशेंट बहुत हैं। तो ये तो हो गई कुछ डिजीज जो कि आप सब वैद्य को भी पता है, बट इसमें अब प्रैक्टिस कैसे शुरू करें, ओपीडी लेवल पे कैसे मैनेज करें। मैंने बताया ओपीडी बेसिस पे आपको सबसे पहले पेशेंट के लिए गुड ऑब्जर्वर, गुड काउंसलर बनना पड़ेगा, गुड लिसनर बनना पड़ेगा। फिर आपको
जैसे कि हम मल मूत्र जीवा परीक्षण करते हैं, अष्टविध परीक्षा के अनुसार उसके दोषांश भी देखने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग डायग्नोस बनाना पड़ेगा। फिर एलोपैथी प्रोस्पेक्टिस भी बहुत मैटर करते हैं। लो हीमोग्लोबिन हमें चेक ही करवाना पड़ेगा। और हाँ, उससे ओबेसिटी भी होती है, लो हीमोग्लोबिन से स्टबर्न भी होता है, पीसीओडी भी होता है। ये सारी चीजें पेशेंट की हमें टाइमली रूल आउट करवानी पड़ेगी। अलोंग विद इट आप मैनेज अपनी योग प्रिपरेशन से बहुत अच्छा कर सकते हैं। युक्ति आपको लगानी है। ये मत सोचिए आज ही मेरे पास पेशेंट आ जाएंगे बहुत सारे। पेशेंस आपको भी रखने पड़ेंगे, जैसे हम पेशेंट्स को बोलते हैं पेशेंस रखने के लिए। धैर्य बहुत जरूरी है प्रैक्टिस में। उसके साथ साथ आपको युक्ति ये भी लगानी है कि आप काउंसिल में पेशेंट को क्या बोल रहे हैं। मानिए अभी आप पेशेंट आपके सामने आया, आपने उसकी प्रॉब्लम, आपने डायग्नोस आपको समझ में नहीं आया, बट आपको उसकी कंप्लेंट्स पता चल गई, आपने राइट डाउन कर ली। आप पेशेंट को बोल सकते हैं मुझे आपके लिए योग प्रिपरेशन बनानी है, एक औषध बनाना है, आप अगले दिन आइए, हम कल बात करते हैं। और कल आप सुबह आइए, हम आपकी नाड़ी परीक्षा भी करेंगे। एंड सुबह के टाइम पे आपको नाड़ी परीक्षा भी करने को मिल जाएगी, तब तक उसके ऊपर स्टडी करने को टाइम भी मिल जाएगा। तो धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में 1 to 1 पेशेंट देखेंगे एंड उसको राइट डाउन करेंगे ना, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब उसमें रिजल्ट आएगा कि हाँ मैंने इसको ये दिया था, मुझे यहाँ रिजल्ट आया, मैंने इसको ये दिया था, यहाँ आया। अब गुलकंद ही है आजकल, परवाल युक्त गुलकंद भी बहुत आता है, तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी हो जाता है, आयरन भी हो जाता है। एंड कैन यू बिलीव मिनार्की के पेशेंट को कितना अच्छा ट्रीट करता है। पेरेंट्स को भी लगता है वाओ बच्चों को सप्लीमेंट मिल रहा है। आप अपना भी बना सकते हैं, वैद्य अपना बना के देगा तो भी पेशेंट आराम से लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि पेशेंट ओपीडी लेवल पे बड़े अच्छे से मैनेज हो सकता है। उसके बाद आप बोल सकते हैं जैसे कि पीसीओडी के पेशेंट बड़े परेशान रहते हैं, स्पेशली फीमेल शादी से पहले बहुत परेशान रहती हैं, हमें आगे इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी, अब हम क्या करें। तो ये सारी चीजें आपकी काउंसिल को बहुत अच्छा करेंगी। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन भी आया था शायद एक पेशेंट का, अर्ली मीनार की, आजकल बच्चों को 10 साल की एज में पीरियड्स आते हैं, उसमें सिर्फ बच्चों को नहीं पेरेंट्स को भी काउंसिल की जरूरत होती है। तो आप उसमें सत्वाज्य काउंसलिंग पेरेंट्स को कीजिए, बच्चों को भी आप स्पिरिचुअल हेल्थ की तरफ यानी कि कनेक्ट होना सिखाइए। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हम बोलते हैं ना कि सत्वाज्य चिकित्सा भी बहुत जरूरी है, उससे हमारा फिजिकल भी सही होता है, और डेफिनेटली हमारा जो धातु न्यूरिशमेंट है वो भी अच्छे से होगा और ओज हमारा बढ़ेगा। तो उन चीजों की तरफ हम काम करेंगे। मैंने जैसे एंडोमेट्रियोसिस का नाम लिया, पेशेंट इतना इम्पेशंस होता है एंडोमेट्रियोसिस का बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जगह जगह ट्रीटमेंट ले चुका होता है, वो बैक टू बैक 2-3 सर्जरीज करवा चुका होता है, बट उसके पास रिजल्ट उसको आज तक नहीं मिला। तो उसमें आप सतवाजे काउंसिल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पेशेंट को योग एक्चुअल में योग के बारे में हम बताएंगे, उसको योगा मेडिटेशंस की तरफ लेके जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो करेक्ट करेंगी उसको, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो जाएगा ना, तो भी पेशेंट आपको ब्लेसिंग्स भी देगा और पैसा भी देके जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम आयुर्वेद में मैनेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं ओपीडी लेवल पर। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ इट्स 9:52। तो पूजा मैम, क्वेश्चंस के लिए हम कैसे स्टार्ट करें, बताइए प्लीज। 1 by 1 माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब लोग। फाइन मैम। और अगर किसी को पूछना नहीं है तो वो चैट बॉक्स में, डॉक्टर रुचि आप चैट बॉक्स से भी क्वेश्चन ले लीजिएगा। यस मैम। हाँ, मैं चैट बॉक्स से अभी क्वेश्चन उठा रही हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही आया था मेरे पास कि एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया, इस एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया बहुत जिसमें एंडोमेट्रियम हमारी थिक हो जाती है। जनरली हम अगर पेशेंट का 10th डे भी स्कैन करवाते हैं ना, तो मोर देन 15 मिलती है, 15 mm। तो इसमें हम लेखनीय ड्रग्स देते हैं। इसमें आप हिंगवाष्टक चूर्ण बढ़ाइए, उसके साथ साथ पेशेंट को आप पिच्चू भी दे सकते हैं, कासे सादे तेल का शाम को, या फिर आप पेशेंट को उत्तर बस्ती, अगर वो मैरिड है तो उसको उत्तर बस्ती कर सकते हैं शार कासिस तेल से। और उसके साथ साथ उसको जैसे मैंने पहले बताया सिनेमिन या ब्लैक पेपर, इसका काढ़ा पीने को देंगे तो एक्स्ट्रा लाइनिंग शेडिंग आउट होगी। बट हाँ, अगर ये मोर देन 2-3 मंथ रहे ना, तो इसमें बायोप्सी जरूर करवाइए।
करवा लेने चाहिए। तो एक सेफ साइड रहकर, एक मेडिकल एथिक्स के साथ, तो हमें रिज़ल्ट आयुर्वेद में तो मिलता ही है, बट हाँ, पेशेंट को भी एक पता चलता है कि उसको डॉक्टर को प्रॉपर अवेयरनेस है, वो उसका सेफ साइड लेके चल रहा है। तो इसमें एंडोमेट्रियम अगर लंबे समय तक हो, रिज़ल्ट ना आए, तो एंडोमेट्रियम बायोप्सी आपको ज़रूर करवानी चाहिए। मैम, वी आर नॉट इन द ग्रुप। यस, आपको अभी टीम ग्रुप में ले लेंगी, देन हम वहाँ पे आपको पीपीटी शेयर करेंगे। Please share about pre-conscious puberty and how it be managed only with Ayurved. देखो, जीएनआरएच हार्मोन में ना बच्चे का स्लीप का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैंने बताया, मेध्य रसायन, इसमें आप नस्यम थेरेपी भी दे सकते हैं बच्चे को। तो नस्यम दीजिए, इसमें ब्रहन की बहुत जरूरत होती है, गोघृत से दीजिए, और उसके अलावा नारायण तेल से भी आप दे सकते हैं। और फिर आप देखिए कि ग्रोथ हार्मोन्स के आपको टेस्ट जरूर करवाने पड़ेंगे, और उसका रेंज क्या है, कैसे है, पेरेंट्स का हिस्ट्री कैसे रहा है, कोई सिबलिंग, मासी, नानी, दादी में हो, उसका हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस पे कंट्रोल करेंगे। तो नस्यम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अलोंग विद इट पेशेंट का स्लीप बहुत, और उसका डाइट। अब मैम, वेयर डू यू लर्न अबाउट ऑल दिस? आई मीन, हु इज योर गुरु? या मेरे गुरु डॉक्टर रामदास अवार्ड हैं सर, महाराष्ट्र कॉपर गांव में प्रैक्टिस करते हैं। एंड हाँ, सर ने मुझे ये रास्ता दिखाया, और उनकी वजह से ही मैं अपने गुरुजी की वजह से ही आयुर्वेद गायनी प्रैक्टिस में हूँ। एंड मैं यही चाहती हूँ कि हमारे गुरुजी ने जो हमें दिया ना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वो नहीं, कोई फीस नहीं। तो वो जितना चीजें लोगों तक जाए और आयुर्वेद का नाम हो, वो आज भी हमें यही कहते हैं, आयुर्वेद को फैलाओ, लोगों को बोलो कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड बिलीव मी, हमारी संहिताओं में, हमारे शास्त्रों में दम है, बट हम लोग अपना रिसर्च करना भूल जाते हैं। हम कई बार शास्त्रों तक ही रहते हैं, शास्त्र से आगे बढ़कर युक्ति भी हम ही लोगों को लगानी है। राधिका पूछ रही है, मैम, अदर देन उत्तर बस्ती क्या दे सकते हैं ओपीडी लेवल पे? देखो, ट्यूबल ब्लॉकेज का कारण बहुत जानना जरूरी है राधिका। पेशेंट की अच्छे से हिस्ट्री लोगे तो आप कारण आइडेंटिफाई कर ही लोगे कि कोई प्रीवियस सर्जरी हुई हो, घर में किसी को टीबी हुई हो, कभी बचपन में लंबे बीमार पड़े हो, या अलोंग विद इट सफेद पानी बहुत लंबे टाइम से आ रहा है। आप उसको पहले डायग्नोज उसका अच्छे से बनाएंगे, कारण जानेंगे, देन हाँ, ओपीडी लेवल पे भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, उसमें हम जितनी हमारी लेखनीय ड्रग्स हैं वही देंगे, साथ के साथ रेमेडीज देंगे। और पेशेंट को जैसे सूर्य नमस्कार, पेशेंट का सिटिंग जॉब है तो भी ट्यूबल ब्लॉकेज का वो रहता है, क्योंकि लोअर एब्डोमेन फैट रहता है, मूवमेंट्स नहीं होती, तो वो कई बार क्योर नहीं होता। तो पेशेंट को मूवमेंट्स करने के लिए बोलना है, सूर्य नमस्कार करने के लिए बोलना है, बहुत सारी चीजें हैं। मैम, प्लीज टेल मी अबाउट शमन औषधि इन ट्यूबल ब्लॉकेज। अपामार्ग क्षार है, कुकुट नखी है, त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है, त्रिफला डिकॉक्शन भी आप पेशेंट को बोल सकते हो। और भी शमन औषधि है, वो पेशेंट का अलोंग विद इट क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैम ने दिया है, उसमें मैं पीपीटी शेयर करूंगी। थायराइड इशू इन फीमेल्स आर वेरी कॉमन नाउ डेज। थायराइड में आयुर्वेद बहुत अच्छा काम करता है। आप उसके अग्नि पे काम कीजिए, उसके साथ साथ आरोग्य वर्धनी वटी है, तो इनको आप चलाइए। साथ के साथ पेशेंट को आप सेम सूर्य नमस्कार और उसको योग प्राणायाम वगैरह करने को बोलिए, तो थायराइड के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेटर ऑन अगर प्रेगनेंसी का टाइम आए ना, तो हमें कई बार थायरोक्सिन साथ में चलानी पड़ती है, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट को रिजल्ट चाहिए। कई बार थायराइड सही लेवल पे ना होने से बेबी की हार्ट बीट नहीं आती, दिस इज द मेन डायग्नोस, तो उस पे हमें काम करना ही पड़ेगा। एम आई ऑडिबल? मैं ओके Yes, 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 sorry. तो अभी और क्वेश्चंस हैं, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अभी मैम क्वेश्चंस को लेकर। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस हो रहे हैं। आफ्टर एडिनोमायोसिस एस्ट्रोजन ट्रीटमेंट कैन बी द कोज ऑफ एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया? देखो, एडिनोमायोसिस क्या है, वात का, वायु का मिसमैनेजमेंट है, तो हमें उस पे काम करना है। इसमें बस्ती चिकित्सा बहुत अच्छा काम करेगी कि एडिनोमायोसिस जनरली बाहर की तरफ होता है,
जब दो मसल लेयर आपस में उलझ जाते हैं, आपको मॉडर्न एस्पेक्ट्स लेकर आयुर्वेदिक डायग्नोसिस बनाना है, और वायु पे और जो भी हमारे दोषाज हैं उन पे जरूर काम करना है। तो वात पे आप काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, तो एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेसिया नहीं होगा। मे बी पेशेंट को ज्यादा, पेशेंट भी कई बार बताता नहीं है, वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं छोड़ता है या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो उसका प्रॉपर हिस्ट्री लेके आप अपने पेशेंट के साथ ना इतना फ्रेंडली हो जाइए कि वो आपको अपनी रियलिटी बताने लग जाए। पेशेंट बहुत बड़े चोर होते हैं, सबसे बड़े चोर होते हैं प्रिकॉशंस करने के। तो प्रिकॉशंस करना उन्हें बताइए कि ये जो मैं बता रही हूँ, आपको वॉक करना बता रही हूँ, तो दिस इज द पार्ट ऑफ माय ट्रीटमेंट। आप चलेंगे नहीं तो नीचे की तरफ ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा, आप चलेंगे नहीं तो आपके यूट्रस की तरफ, गर्भाशय की तरफ खून का दौरा अच्छे से इनहेंस नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको पेशेंट को बतानी है कि ये आपकी ट्रीटमेंट का ही पार्ट है, ये सिर्फ रेमेडी तक नहीं है। तो वो आप तक सच शेयर करना सीख जाएगा। एनीबडी इफ वांट टू आस्क द क्वेश्चन, तो अब आप अभी यहाँ पे पूछ के भी ले सकते हैं। आई थिंक जो मैसेजेस में थे उनके मैंने आंसर दिए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, आप माइक ऑन करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइब्रोडोमा भी हमारी एक ग्रंथि अलग से बनना, बॉडी में एक अलग से स्ट्रक्चर बनना, उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। कफ का ही रोल होता है, कफस व्याधि ही होती है। पेशेंट कितना कर्ड ले रहा है, डेयरी प्रोडक्ट क्या ले रहा है, उस पे काम आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये सब ले आपको युक्ति ये लगानी है कि कहाँ पे, मैंने बताया ना, तीन चीजें बहुत जरूरी है। कहाँ लंघन जरूरी है, कहाँ पे लेखन जरूरी है, कहाँ पे ग्रहण जरूरी है। ये गायनी प्रैक्टिस में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर पल्लवी पाटिल, आपने हैंड रेज किया है, आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुश्री अनुश्री रामाकृष्ण। थैंक यू मैम। वन क्वेश्चन, तो सेकेंडरी एमेनोरिया में अगर पेशेंट का ओबेसिटी भी है तो शमन चिकित्सा से हो जाता है कि शोधन करना जरूरी है? बिल्कुल शोधन जरूरी है, क्योंकि ओबेसिटी भी है तो कई बार कफस व्याधि है, तो इतना स्टबर्न होता है कि जब तक हम पंचकर्म नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आता। तो आपको ये देखना है कितना क्रोनिक है। क्रोनिक है तो पंचकर्म शोधन बहुत जरूरी है। हाँ, तो आई थिंक 6 महीने से क्रॉनिक है, तो शोधन में विरेचन एंड बस्ती मेनली कि शोधन में अगर ओबेसिटी है तो आप मेद धातु पे काम करेंगे, पहले वमन देंगे, उसके वमन, लिए पेशेंट का बल आप देखेंगे। एंड फिर उसके बाद बस्ती भी होगा शायद अगर वमन से नहीं बस्ती हो। बिल्कुल, आप बस्ती की जगह अगर आपको लगे कि पहले आप वमन दीजिए पेशेंट को, अगर उसके पेशेंट मैरिड है अनमैरिड इट मैटर्स। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं वात का अनुलोमन हम शमन औषधि से कर सकते हैं, तो बस्ती का जरूरत नहीं है। बट वमन ऐसे केसेस में बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू मैम। मैम इसमें लघु वमन किस तरह से वर्क करेगा? लघु वमन करेगा, आप उसमें क्या कर सकते हैं ना, स्नेह बान की डोजेस थोड़ा कम कर सकते हैं। और उसमें भी ना आपका चॉइस ऑफ स्नेहपान कौन से घृत से करवा रहे हैं या ऑयल से करवा रहे हैं बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि मैम ने बताया अभी कि पेशेंट ओबेज है तो महातिक्त लीजिए, पेशेंट डायबिटीज है तो आप वो आरग वदादी घृत भी ले सकते हैं, और त्रिफला ले सकते हैं, नॉर्मल है, सारी चीजें हैं। तो त्रिफला घृत से वमन, लघु वमन बहुत अच्छे से होता है। उसको आप 3 डेज भी घृत पान करवाएंगे एंड 4th डे उसको माइल्ड डोजेज में आप वमन योग देके करवाइए, हो जाएगा। पर ओके मैम, थैंक स्नेहपान यू। जरूरी है। स्नेहपान मिनिमल 3 डेज का तो रखिए, उससे कम पॉसिबल नहीं। मैम 3 डेज का स्नेहपान जैसे 30, 50, 60 इस तरह से एमएल क्वांटिटी बढ़ानी है या या वर्धमान मात्रा किस पहले तरह से दिन आप बढ़ानी है? 10 ml से स्टार्ट कीजिए, कैसा हो रहा है, फिर अगले दिन आप उसको 30 ml पे, फिर 50 ml पे लेके आइए एंड 4th डे आप वमन करवा दीजिए।
स्नेहपान का काल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो पेशेंट को वो बताइए कि सुबह ही घृत पान करना है। पेशेंट ये मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं। यस मैम। मैम इसमें फिर संसर्जन क्रम भी रखना चाहिए क्या लघु बिल्कुल। वमन के बाद में? संसर्जन कर्म के बिना तो वमन, विरेचन, पंचकर्म चलता ही नहीं। इट इज वेरी इफेक्टिव। संसर्जन कर्म में आप पहले दिन अगर आपको लगे ना पेशेंट थोड़ा पेशेंस रखता है और डिसिप्लिन है, तो उसका सोल्ट बिल्कुल छुड़वा दीजिए, जिससे बॉडी में वाटर रिटेंशन या मसल सोरनेस, जैसे ओबेसिटी का पेशेंट है वो उसका रिटेन हो। ठीक है, तो सोल्ट छुड़वाइए, उसको बिल्कुल लाइट डाइट पे रखिए, क्योंकि एकदम से वमन करके अग्नि बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। संसर्जन के बिना तो मतलब कोई फायदा ही नहीं है पंचकर्म का, वमन विरेचन का। मैम एक थैंक और यू। रक्त प्रदर और एक्नी का पेशेंट, आई मीन इट ऑल्टरनेट्स, तो अगर रक्त प्रदर हो रहा है तो एक्नी बेटर हो जाता है, और रक्त प्रदर नहीं है तो फिर एक्नी वर्स हो वही, जाता जैसे कि मैंने पहले बताया, एक्सेसिव पित्त पेशेंट है। में है तो उसको क्या है ना, जब उसको रक्त प्रदर होता है तो उसको वो निकल रहा है, पित्त राइट। उसका शांत हो रहा है, तो हमें शमन औषध जैसे एविपत्तिकर बहुत सिंपल है, मेरी प्रैक्टिस में मेरा फेवरेट चूरन है, मैं सबको जला देती हूँ। हाँ, उसका तो मैंने योग भी अलग अलग। अभिपत्ति का लगाया, हाँ, तो अभिपत्ति लगाया एंड और मिरेकल रिजल्ट है, मिरेकल। तो ओके। आप उसको युक्ति दो, जैसे कि अगर पेशेंट को स्कैंटी ब्लीडिंग है तो आप हिंगवाष्टक के साथ दो, पेशेंट को डाइजेशन वाला इशू है तो अजमोदादी के साथ दो, या उसको बोन स्टिफनेस है उसको बॉडी में, तो भी आप उसको और उसके साथ दे सकते हैं, अजमोदादी चूरन के साथ, लवन भास्कर के साथ दे सकते हैं वीक डाइजेशन में। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप वो कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली बना लो। तो उसमें इसको ना रेगुलर कम से कम पेशेंट को 30 डेज तो आप पित्त का शमन करो, ताकि एक्ने रुके। एक्ने पित्त की वजह से हो रहे हैं, और उसको बोलो कि जब भूख लगे तब भूख को कंट्रोल नहीं करना, आपको खाना खाना है, क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। हम्म। तो उसको बोलना है स्मॉल स्मॉल मील लेने को। बेसिकली नो वेग धारण विद हंगर। हाँ बिल्कुल। थैंक यू मैम। Any other question? डॉक्टर रीना कुमारी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम एक रिलेटिव है मेरी, शी इज 49 ईयर ओल्ड और उनको हम्म फाइब्रोड है प्लस ग्रेड 1 फैटी लिवर है। तो हम्म। उनको हिस्टेक्टोमी सजेस्ट की थी, लेकिन वो लिवर की प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पा रहा, और उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इंटेंसिव ब्लीडिंग हो रही है। मेडिसिन पे रहती है तब तक ब्लीडिंग बंद हो जाती है, फिर वापस से चालू हो जाती है, तो क्या ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं? देखिए इस एज पे ना फाइब्रॉइड्स होते हैं, फाइब्रॉइड्स नहीं होते, मायोमास होते हैं, मल्टीपल फाइब्रॉइड। पेशेंट का यूट्रस बिल्कुल भरा होता है चारों तरफ से, यस मैम। एंड पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसी की वजह से। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो उसको मात्रा बस्ती दो, चंदन बला लाक्षादी ऑयल की मात्रा बस्ती दो, 30 ml डोज से स्टार्ट करो, 50 ml तक आप दे सकते हैं। चंदन बला जो है पित्त का शमन करेगा, ठंडा होता है, बला उसके यूट्रस को स्ट्रेंथनिंग देगा। ठीक है, तो उसकी ब्लीडिंग एक्सेसिव जो है वो स्टॉप होगी। बट हाँ, जब तक यूट्रस में एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग करता है। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ये काउंसलिंग कीजिए, आप उसको पुष्यानुक चूरन, लोद्र, इनका सब कुछ कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हो, लाक्षा भी ऐड कर सकते हो। नागकेशर भी बहुत अच्छा काम करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने में और एक अच्छी लाइनिंग को बिल्ड करने में। बट आप ऐसे केसेस में एक और चीज को ध्यान दीजिए, पेशेंट को ये समझाइए, देखिए आप मोनोपोज पे तो जा रहे हो, ऑलमोस्ट 50 पे मोनोपोज हो जाता है। मोनोपोज के टाइम पे ना, जैसे ओल्ड एज में हमारी स्किन श्रिंक करती है ना, झुर्रियां आती हैं स्किन पे, सेम यूट्रस भी श्रिंक करता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। तो इस टाइम पे सर्जरी करवाना बिल्कुल समझदारी नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर भगवान जी ने यूट्रस दिया तो वो किसी काम के लिए वजह से तो दिया है ना। तो उसको यस। आप योग प्रिपरेशन बनाइए, मात्रा बस्ती स्टार्ट कीजिए, उसे समझाइए कि मुझे 2 से 3 महीने दो, रिलेटिव है वो आपकी सुनेगा, और उसमें काम कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो आपको मैम उनको बहुत एक्चुअली ब्लेस। मैम हिस्ट्री भी है डिस्मेनोरिया की, बचपन से ही है एक्चुअली। डिस्नोरिया कितना है, मतलब मेडिकेशंस बहुत लेनी पड़ती हैं या यस मैम, नॉर्मल है? मतलब मैम विदाउट मेडिकेशन उनका पेन रुकता नहीं, उनका एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है बहुत ज्यादा। पेशेंट लीन है, लीन और थिन नो अंडरवेट है? नो मैम, नो मैम, शॉर्ट हाइटेड और थोड़ा सा ओबीज है।
ओके। तो उसका मे बी जो कुछ स्कारिंग एंडोमेट्रोसिस वगैरह की ना हो, एक बार एमआरआई करवा के ना रूल आउट करवा लो। अदरवाइज नाकेशर दो, Okay. लाक्षा जो दो, लाक्षा ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करेगा, पेन को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है? सारी आप जितना हो सके ना क्लासिकल ड्रग्स की कॉम्बिनेशन बनाओ। पेटेंट को यूज़ करना बंद कर दो, पेटेंट का सहारा लेना बंद कर दो। कोई एमआर आपको बोलता है ना मैं ये दवाई दे रहा हूँ और इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी, कभी ट्रस्ट मत करो। अपनी संहिताओं के अलावा किसी पे पढ़ो, उसको पढ़ोगे तो योग प्रिपरेशन बनेगी। ठीक है? तो मैम मैं आप एक कॉम्बिनेशन बता सकते हैं जिसमें उनको भी हाँ, हाँ। डायरेक्ट आप सजेस्ट कर आप सकते नागकेशर और लौद्र पुष्यानुग और इसके साथ साथ जितना भी ये सब लो उनका 1/4 लाक्षा रखना। नाक्षा बहुत ज्यादा मत डालना। पेशेंट को ऐसा चूरन बना के दो 20 डेज का और उसको पतरांग आसव के साथ दीजिए। साथ में आरोग्य वर्धिनी बड़ जरूर चलाइए। वो आपने बताया ना कि लीवर थोड़ा फैटी लीवर है, उस पे भी काम करेगा, यस मैम। तो रिजल्ट हमें फास्ट मिलेगा। और अभी विंटर्स हैं तो पेशेंट को बोलिए कि सुबह खाली पेट मूली लीजिए, मूली सवरस लीजिए। मूली स्वरस। हाँ जी। ओके मैम। मैम ये मैम आपने जो चूर्ण का कॉम्बिनेशन बताया इसको कैसे लेना है? 1/2 टेबल स्पून सुबह शाम पतरांग आसव के साथ। अलोंग विथ इट ना पेशेंट को मात्रा बस्ती जरूर बोलिए। मात्रा बस्ती देते ही आपको उसको 40% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ओके मैम। चंदन बला लक्षा दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। शुभम हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जी शुभम। यस मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैम अगर इनफर्टिलिटी का केस है लेकिन ड्यू टू यूटेरिन एनोमलीज, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? यूट्राइन एनोमली क्या है? 3 टाइप की एनोमलीज होती है। तो सेप्टम होता है पेशेंट के यूट्रस में, एक अपने आप से यस। दीवार बन जाती है। सेकंड, यूट्रस बाइकोनेट होता है, छोटा होता है साइज में, या ओवरी स्मॉल होती है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या है एग्जैक्टली। सेप्टम में तो सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ है। अगर ओके। बाइकोनेट यूट्रस है, यूट्रस का साइज छोटा है या ओवरी स्मॉल है, तो उसमें हम एक बार को स्वर्ण प्रिपरेशन दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करती है, रेजुवेशन का काम करती है। ठीक है? ओके। कितना स्मॉल है वो बहुत मैटर करता है। तो अगर बहुत स्मॉल है तो हम बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत साइज में है तो समटाइम्स क्या होता है ना, पेशेंट की डिलीवरी टाइम से पहले हो जाती है, वो हैवी बेबी कैरी नहीं कर सकता, बट हाँ उसको कंसीव हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन? डॉक्टर नागाश्री, डॉक्टर नागाश्री और डॉक्टर फलक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम 34 ईयर्स ओल्ड जो पेशेंट हैं उनमें पीरियड्स 1 साल से नहीं आ रहे हैं और उन्होंने काफी कराए हैं चेकअप्स, उसमें डॉक्टर्स बोल रहे हैं एग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। या ऐसे केसेस को हम बोलते हैं ओवरियन रिजर्व हो जाना। ठीक है? हम्म, काफी केसेस में टाइम से पहले ओवरी रिजर्व हो जाती है। देखो समटाइम्स ना हमने एलोपैथी का पैथोलॉजिकल सहारा लेना पड़ता है, बट जब हम उसको देखते हैं ना रिपोर्ट के साथ साथ, तभी हमारे माइंड में आयुर्वेद युक्ति भी आ जानी चाहिए, डायग्नोसिस भी आ जाना चाहिए। तो मैम क्या है ना, ऐसे केस में आपको जो करवाना है, पीरियड के सेकंड डे पे पेशेंट का एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन लेवल करवाना है E2। अगर उसका एफएसएच बहुत बड़ा हुआ है, यानी कि ओवरीज जो हैं वो स्टिमुलेशन बिल्कुल पुअर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, ओवरी रिजर्व में लग चुकी है। अगर एफएसएच उसका कंट्रोल में है, देन उसको ओवरी स्टिमुलेशंस के लिए काम कर सकते हैं। हम इसमें नस्यम भी देंगे, शमन औषध भी देंगे। पेशेंट मैरिड है तो शोधन भी करेंगे। मैम मैरिड है और कंसीव नहीं कर पा रही हैं, 1 साल से पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं। हाँ तो मैं वही बोल रही हूँ ना, तो तो कंसीव करने के लिए तो आयुर्वेद कि क्या बोलता है? पीरियड्स के दूसरे दिन कैसे टेस्ट कराएंगे जब हो ही नहीं रहे हैं? ऐसे केस में ना आप उसको विड्रॉल दे दीजिए अभी टेस्ट करवाने के लिए एलोपैथी। ओके ठीक मैम। है? उसके बाद सेकंड डे पे हमें एक्चुअल स्टेटस पता चल जाएगा। अदरवाइज एक अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को बोलिए, वो अल्ट्रासाउंड में आपको ओवरीज का साइज पता चल जाएगा कि श्रिंक तो नहीं हो रहा है। सेकेंडली आपको एंट्रिकल फॉलिकुलर काउंट पता चल जाएगा। अगर ओके एंट्रिकल मैम। फॉलिकुलर काउंट बिल्कुल नहीं है, देन तब भी हम कुछ, मैंने बोला ना फॉल्स कमिटमेंट पेशेंट के साथ करो ही मत। जहां तक आपको लगे कि आपका काम है, हमें वहीं तक करना है, और ये काम भी हमारे लिए बहुत काम है। यस मैम। थैंक यू मैम।
Any other question? Dr. Nagashri? हेलो मैम। हेलो हाँ जी राजश्री मैम। मैम एक पेशेंट है, उनका ओव्यूलेशन भी हो रहा है। पहले उनका ट्यूबल ब्लॉकेज था, फाइब्रॉइड भी था, तो उन्होंने ऑपरेट करा लिया है। पर अभी उन्होंने फिर से मैंने उनको स्टडी करवाया है, तो उनका ओव्यूलेशन वगैरह सब हो रहा है, लेकिन कंसीव नहीं हो पा रहा है मैम। अगर ट्यूबल ब्लॉकेज का कैसे ट्रीटमेंट लिया उन्होंने? सर्जरी से फिजियो कई लैब बार नहीं, उसके बाद आपने एचएसजी करवाया है लेप्रो के बाद पेशेंट का? हाँ मैम करवाया था, तो वो क्लियर है। पर उनसे ना वो स्कारिंग तो हटा देते हैं, बट ना ट्यूब फंक्शनल नहीं हो पाती। ट्यूब के अंदर ना सीलियक होते हैं, एक रेशे बाल जैसा रेशा होता है, वो फंक्शनल नहीं होते। जब वो लंबे समय तक ब्लॉक होती है तो वो जाम हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको उत्तर बस्ती करनी ही पड़ेगी। तो स्थानिक चिकित्सा दीजिए। तो आप देखिए, क्योंकि कई बार ना पेरिटोनियल ही रहता है, मतलब स्पर्म भी आगे ट्रेवल नहीं कर पाता, वो सीलियक उसको धक्का देकर आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसमें उत्तर बस्ती दीजिए, थोड़ा सा वो उसमें फ्लेक्शन आएगा, स्टिमुलेशंस आएंगे, ट्यूब नेचुरल वर्क करेंगी, देन मे बी द कंसेप्शन विल बी पॉसिबल। ओके मैम। मैम उत्तर बस्ती के लिए कौन मतलब क्या यूज इस ऐसे करेंगे? केस में नॉर्मल सिंपल फलघृत रखिए, या नारायण तेल या शतावरी तेल। ओके मैम, थैंक यू मैम। हेलो Any मैम। way- हाँ हाँ जी हेलो, हाँ जी हाँ am जी। I audible मैम? यस। Ma'am, my mom is 50 years old. She is suffering from hypothyroidism. Like her TSH level is around 8, and I have not. She has not taken any medicines so far. She has been maintaining under exercise and all. But now, as of suddenly, her TSH levels have raised. So how can I manage her, ma'am? Her very extreme mood swings, irritability, and night sweats, and sometimes tachycardia. These symptoms are If associated with it. yes, if she is 50, तो right now she have to be immediately start the thyroxine, जो भी physician set करे, that's not our job। तो अभी immediately तो उनको लेना पड़ेगा। देखो, मैं एक चीज हमारी आयुर्वेद भी सिखाता है और हम भी बोलते हैं कि पेशेंट का बल बहुत मैटर करता है। एक एज तक आते आते हमारा बल जो है वो इतना नहीं रहता। तो अगर हमें किसी केमिकल से भी चीजों को कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो अभी आप ये कीजिए, अलोंग विद इट जब आप स्टार्टिंग डोज चलाएं तो उनको उज्जयी प्राणायाम वगैरह इन सब चीजों में इन्वॉल्व करना है, साथ के साथ भ्रामरी और एक अच्छा स्लीप। देन डेफिनेटली आरोग्यवर्धनी वटी उनको जरूर दीजिए, वो प्रॉपर उस पे काम करेंगे। और अग्नि पे आप काम कीजिए, आएगा रिजल्ट। और फिर हम देखेंगे कि एलोपैथी कौन सी डोज से कितने दिनों में वो मैनेज हो पा रही है, उसके अकॉर्डिंग युक्ति लगाकर ही हम आयुर्वेदिक स्टार्ट करेंगे अलोंग विद इट, या उसको टेपर ऑफ करेंगे। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Hello, ma'am. हाँ जी हाँ जी। I'm audible. यस सुपर। मैम, मैम मेरा एक केस है कि एक फीमेल है जो ऑलमोस्ट 29 और 28 ईयर ओल्ड है। उसको इनफर्टिलिटी का इश्यू आ रहा है। उसका इश्यू ये ऐसा हो रहा है कि जब उसका स्पर्म और ओवम मिल रहा है तब उसका बेबी का ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, या तो फिर क्या नहीं हो रहा फर्स्ट टाइम उन्होंने स्पर्म और ओवम मिल रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, बट बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, बोन्स है? हाँ। डेवलप नहीं हो रहे हैं। उसका इस वजह से 3 बार मिसकैरेज हो गया। फर्स्ट टाइम हम्म। 3rd मंथ पे हुआ था, सॉरी फर्स्ट टाइम 8th मंथ पे हुआ था, सेकेंड टाइम 5th मंथ पे हुआ था, और थर्ड टाइम 3rd या तो 4th मंथ पे उसने एमटीपी करवाया था। ऐसे बहुत और सारे डॉक्टर ने केसेस होते हैं। आपको क्या करवाना है, एक अल्ट्रासाउंड करवाना है 3D। उसमें आपको 3D अल्ट्रासाउंड में आपको वेस्कुलरिटी जोन क्लियर होगा, रिसेप्टिविटी कैसी है वो पता चलेगी, वेसल्स में फ्लो कैसा है वो बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ पेशेंट का आईजीजी लेवल जरूर करवाइए, रुबेला। फाइन। मैम उसमें हाँ जी। अ, उसमें ऐसा है कि उसने आयुर्वेदिक मेडिकेशन ली, विरेचन भी करवाया है पेशेंट का, उत्तर बस्ती भी करवाई है, ट्यूबल ब्लॉकेज भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है उसका। और स्पर्म काउंट है, स्पर्म का पूरा मतलब मेल पेशेंट है उसका मैम भी मैं सब बोल रही कुछ हूँ ना, नॉर्मल। एक बार आईजीजी लेवल करवाइए। बॉडी ओके मैम। फेवर में नहीं है इम्प्लांटेशन की। मे बी जैसे स्पम जाते हैं तो इतना ही पित्त हो, इतना हाई रेज हो कि वो वहीं डेड हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। फीमेल का नेचर देखिए, इरिटेशन वाला है, जल्दी जल्दी गुस्सा करने वाला है, टिपिकल पित्तस है।
उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ओके मैम, हम्म। थैंक यू मैम। थैंक यू। एनीवेज, अभी हम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होंगे, है ना पूजा मैम? तो मैं वहां पे पीपीटी भी शेयर कर दूंगी। Along with it, अभी हम लास्ट एक वो रखते हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल द वैद्य, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट कॉन्फिडेंट। अपना ये मत समझिए कि पहले मैं बहुत बड़ा पंचकर्मा 2-3 रूम का सेटअप चलाऊं। आप एक स्टार्ट स्मॉल सेटअप से भी बहुत अच्छा शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट 1-2 years आर फॉर द लर्निंग ओनली, नॉट अर्निंग। इट इज वेरी नेसेसरी। हम अगर उसी मोटो से बैठेंगे हमें पैसा कमाना है, देन वी विल नेवर गेट द फेम, और हमें एक प्रैक्टिस में अपना नाम और रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो पहले लर्निंग सीखिए। मैंने बताया ना, पेशेंट हमारा थर्ड गुरु होता है। और फियर ऑफ फेलर इज ऑलवेज नॉर्मल। हम ये सोचें कि हाँ वो नहीं हो पाएगा या नहीं चलेगी, पेशेंट नहीं आएगा, ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। यू आर नॉट ओनली वन। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखो और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और हाँ, आपको सब नहीं आता है, ये बहुत नॉर्मल है। हमें हमेशा सब कुछ नहीं आता, बट जो आता है ऑनेस्टली से उसको अप्लाई करोगे ना, तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। तो ओपीडी इज वेयर योर जर्नी एज ए वेदर इज ट्रूली बिगिन। सो अपनी कैसे भी ओपीडी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए स्मॉल लेवल से, डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैम वाइंड अप करें पूजा मैम? ओके, यस डॉक्टर रुचि, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक अच्छा यू मैम। सेशन रहा। थैंक यू मैम, थैंक्स टू यू। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने किया हुआ है, और सब लोग हम कनेक्ट हो जाते हैं। एंड आप तो आयुर्वेद के लिए शुरू से इतना काम कर रहे हैं। आई एम हैप्पी टू गेट दिस प्लेटफॉर्म, एंड थैंक्स फॉर योर इनविटेशन मैम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर रुचि, एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हम क्लोज करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। हम लोग अभी लॉन्च किया हमने ओपीडी लेवल पंचकर्मा। सिंस डॉक्टर रुचि ने बहुत डिस्कशन किया अबाउट पंचकर्मा, तो हमारा अपकमिंग कोर्स है अंडर आयुर्विंग्स एंड यशार्थ वेदा, which is OPD level पंचकर्मा। इसकी स्पीकर हैं डॉक्टर प्रीति छाबड़ा, और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है इफ यू वांट टू ऑप्ट। अदरवाइज 15 डेज का ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उस पर इंफॉर्मेशन डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू डॉक्टर रुचि।